क्यों मेरा दिल तेरे प्यार में तन्हा रहता है, बेकरारी जान जा हर लम्हा सहता है। मेरी जिंदगी में आना, आके कभी न जाना। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, भाई सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेन ये एक छोटा चैप्टर होने वाला है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। सारे बच्चे ये सेक्शन नंबर नोट डाउन कर लेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ 4 सेक्शन हमें पढ़ने और चैप्टर खत्म। ठीक है, ये नोट डाउन करके मुझे कंफर्म करिए। सेक्शन 73 से सेक्शन 76 ए तक हमें बस 4 सेक्शन पढ़ने हैं बेटा, 4 सेक्शन। ना 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 ना। अब बच्चा कह रहा है आज ही खत्म कर दो। नहीं बेटा, टाइम लगेगा, आज ही कैसे खत्म हो जाएगा। यस वैभव बेटा, 75 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आज सेक्शन नंबर रिवीजन की भी वीडियो आ जाएगी। चलिए, सब बच्चों ने लिख लिया? बच्चे कह रहे हैं वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम लोग पहले तो टुडेज टारगेट कर लेते हैं डिफाइन, कि आज का टारगेट क्या होने वाला है। आज के बेटा बस ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, मात्र 2 टारगेट रखेंगे, वो भी कंप्लीट हो गए तो बड़ी बात है। पहला टारगेट रखेंगे सेक्शन नंबर 76 ए, और दूसरा टारगेट रखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स। बस इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 76 ए और डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स, ये अगर हमारा खत्म हो जाता है तो आज हम क्लास क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है सर, इस चैप्टर को टोटल कितने लेक्चर्स लगेंगे? मेरे हिसाब से टोटल 4 लेक्चर तो लग जाएंगे यार, मेरे हिसाब से टोटल 4 लेक्चर लग जाएंगे। मतलब कि आज क्या है, वेडनेसडे है, तो मोस्टली सैटरडे को, सैटरडे से गाना नहीं गाना है, मैं स्ट्रिक्ट टीचर, सैटरडे को आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यस सर, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कंपनी को ना बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? फंड्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? कंपनी को बिजनेस करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। कंपनी नॉर्मली ये फंड्स कैसे उठाती है? या तो पब्लिक ऑफर करती है सिक्योरिटीज का, यस और नो, या तो पब्लिक ऑफर करती है सिक्योरिटीज का, पढ़ा था हमने सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 41 तक, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है।
सिक्योरिटीज का पैसे लेने के लिए, जो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 42 में। ठीक है, अब एक और सोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एक और सोर्स कि कंपनी अपने बिजनेस करने के लिए डिपॉजिट्स लेती है। क्या लेती है? डिपॉजिट्स। किससे लेती है डिपॉजिट्स? या तो कंपनी मेंबर से डिपॉजिट्स लेती है, या तो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट। पब्लिक्स का मतलब आप मान लीजिए अदर देन मेंबर की बात हो रही है, तो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है। ठीक है, तो या तो कंपनी मेंबर से डिपॉजिट लेती है या तो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, लेकिन सारी कंपनियां मेरे बच्चा पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप ये मान सकते हैं, जो मैं बनाने जा रहा हूं ध्यान से देखना। ठीक है, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स और डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। सर डिपॉजिट क्या होता है ये तो बता दो। अरे भाई आज की क्लास में डिपॉजिट ही सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मेंबर से डिपॉजिट लेना और पब्लिक से डिपॉजिट लेना। अब यहां पर दो टाइप हो सकते हैं, या तो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है या तो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है। क्या कहा मैंने? या तो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है या तो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है। पब्लिक कंपनी के भी यहां पर दो टाइप हैं, एक है एलिजिबल कंपनी और एक है नॉट एलिजिबल कंपनी। एक क्या है? नॉट एलिजिबल कंपनी। सर एलिजिबल कंपनी क्या होती है, नॉट एलिजिबल कंपनी क्या होती है? शांति रखें। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेंबर से डिपॉजिट्स लेने की, तो एलिजिबल कंपनी ले सकती है, नॉट एलिजिबल कंपनी ले सकती है और प्राइवेट कंपनी ले सकती है। यानी इन शॉर्ट सारी टाइप की कंपनीज अपने मेंबर से डिपॉजिट्स उठा सकती हैं, अपने मेंबर से डिपॉजिट्स ले सकती हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। दूसरा आता है पब्लिक से डिपॉजिट्स। पब्लिक से डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ वो पब्लिक कंपनी ले सकती है जो कि एलिजिबल है सेक्शन 76 के अंदर। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 76 के अंदर। बाकी कोई भी कंपनी बेटा पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। सर एलिजिबल कंपनी क्या होता है बेटा? इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक शॉर्ट में बता देता हूं। एलिजिबल कंपनी का मतलब होता है, एलिजिबल कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी पब्लिक कंपनी। सबसे पहली कंडीशन क्या है? एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या ज्यादा हो, या तो उसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, या उस कंपनी का टर्नओवर या उस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ या ज्यादा होना चाहिए। मतलब कंपनी एक बड़ी कंपनी होनी चाहिए, तो वो कंपनी एलिजिबल कंपनी होगी और वही कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती है, पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती है। ओके है यहां तक? यस सर। सर फिर नॉन एलिजिबल कंपनी क्या होगी? ऑफ कोर्स ही बात है, अगर कोई पब्लिक कंपनी एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी तो वो नॉट एलिजिबल कंपनी है, मतलब वो कंपनी एलिजिबल नहीं है पब्लिक से डिपॉजिट्स उठाने के लिए। ठीक है, ओके सर। अब हमें इस चैप्टर में सीखना क्या है? हमें इस चैप्टर में सीखना है सेक्शन नंबर 73 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल्ड प्रोसीजर। क्या सिखाऊंगा? डिटेल्ड प्रोसीजर सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है? डिपॉजिट्स लेने का फ्रॉम मेंबर्स। अगर कोई कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट्स लेना चाहती है तो उसका डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है? उसका डिटेल्ड प्रोसीजर हम लोग सेक्शन नंबर 73 में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेक्शन नंबर 76 में हम पढ़ेंगे डिटेल्ड प्रोसीजर। आप ये मान लीजिए
कि सेक्शन 73 का डिटेल्ड प्रोसीजर और सब कुछ पढ़ने में हमें 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, इतना डिटेल्ड प्रोसीजर है। डिटेल्ड प्रोसीजर, अगर कंपनी डिपॉजिट्स लेना चाहती है फ्रॉम पब्लिक यानी अदर देन मेंबर से, पब्लिक से लेना चाहती है, उसका डिटेल्ड प्रोसीजर हम सेक्शन नंबर 76 में पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई कंपनी मेंबर से डिपॉजिट्स लेना चाहती है तो उसे सेक्शन 73 के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है तो उसे सेक्शन 76 में लिखे हुए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और इन दोनों प्रोसीजर में ही बड़े सारे कॉमन पॉइंट्स भी है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने कोई पॉइंट जो कॉमन है आपको सेक्शन 73 में पढ़ा दिया, क्या वो सेम पॉइंट मुझे दोबारा सेक्शन 76 में पढ़ाने की जरूरत है? या मैं ये कह सकता हूं कि अरे भाई, जो बात सेक्शन 73 में इस पॉइंट को लेकर लिखी थी वही सेम बात सेक्शन 76 के लिए भी है। तो यानी हमें कॉमन पॉइंट्स 2 बार नहीं पढ़ने हैं, एप्लीकेबल दोनों को होंगे, एप्लीकेबल दोनों को होंगे, बट वो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक में आपकी डबल दिए हुए हैं, मैं आपको बताऊं, बुक में मॉड्यूल में 2 बार दिया हुआ है, हर पॉइंट को जो कॉमन है उन्होंने 2 बार लिख दिया। अरे भैया, सेम चीज को 2 बार लिख दिया तो 2 बार थोड़ी समझेंगे यार, एक बार समझ लिया काम खत्म हो गया कि सेक्शन 73 में ये पढ़ा था, सेम चीज सेक्शन 76 में एप्लीकेबल है, इतना तो आप समझते हो ना? यस सर। अब होगा क्या मेरे बच्चा, अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रावेन करेगी, कॉन्ट्रावेन मतलब नहीं फॉलो करेगी, किसको फॉलो नहीं करेगी? या तो सेक्शन नंबर 73 को, मतलब अगर कोई कंपनी मेंबर से डिपॉजिट्स ले रही है और प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही है, या अगर कोई कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है और प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर क्या लगना चाहिए? पनिशमेंट लगनी चाहिए कि नहीं? वो पनिशमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 76A के अंदर, जो हमारा आज का टारगेट है। क्योंकि जब तक हमें यह नहीं समझेगा ना कि डिपॉजिट चैप्टर को तोड़ने की पेनल्टी कितनी है, तब तक हमें उसके प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं आएगी, तब तक हमें उसके प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि अगर कोई कंपनी सेक्शन 73 तोड़कर डिपॉजिट्स ले लेती है या सेक्शन 76 को तोड़कर डिपॉजिट्स ले लेती है, तो ऐसी कंपनी के ऊपर और उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैसे बैंड बजाई जाएगी, यह बात हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 76A में। और जब हम इसकी पनिशमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस यार, ये पनिशमेंट तो बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, वरना कंपनी की क्या बच जाएगी? बैंड बच जाएगी। वरना कंपनी की क्या बच जाएगी? बैंड बच जाएगी। कहां गया? जरा मैं आपको पेज नंबर बताता हूं। ने हाँ, सारे बच्चे पेज नंबर 5.31 खोलेंगे, पेज नंबर 5.31 खोलेंगे। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रावेन करती है, या तो सेक्शन 73 की बात को पूछती नहीं है, या तो सेक्शन 76 की बात को नहीं पूछती, तो कंपनी के लिए क्या पनिशमेंट है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए क्या पनिशमेंट है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर चार्ट बनाएंगे। पहले बात करेंगे हम कंपनी की, कि कंपनी की वाट कैसे लगेगी, और फिर बात करेंगे हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट की, कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट की वाट कैसे लगाई जाएगी। ठीक है, ओके सर। कंपनी के लिए क्या बोला? कंपनी के लिए इन्होंने बोला कि आपको सबसे पहली चीज कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। कंपनी को क्या रिटर्न करना पड़ेगा? डिपॉजिट्स का अमाउंट, जो कंपनी ने मेंबर या पब्लिक से डिपॉजिट्स उठा लिया सेक्शन 73 या सेक्शन 76 को बिना फॉलो करे या कॉन्ट्रावेन करके, उस कंपनी को सबसे पहले उन डिपॉजिट्स को वापस करना है, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होगा वो भी वापस कर देना है, वो भी, यानी डिपॉजिट्स का अमाउंट वापस करना है और लोगों के इंटरेस्ट का अमाउंट वापस करना है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो पैसा लिया था, पैसा वापस कर दिया। मेन पनिशमेंट है यहां पर कि पनिशमेंट कितना, फाइन कितना लगेगा इस कंपनी के ऊपर।
तो लॉ कह रहा है भाई इस कंपनी के ऊपर हम फाइन लगाएंगे, मिनिमम फाइन होगा 1 करोड़ रुपए या ट्वाइस द अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, सो मिनिमम फाइन कितना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपया या 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट्स, 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो लोअर होगा। और मैक्सिमम कितना जाएगा, ओ माय गॉड्स 10 करोड़ रुपए। मैक्सिमम कितना जाएगा, 10 करोड़ रुपए। देख रहे हो, अगर कोई कंपनी सेक्शन 73 को फॉलो नहीं करती उस पर 10 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। क्या ये कोई छोटी पेनल्टी है या ये बड़ी पेनल्टी है? बेटा ये एक बहुत बड़ी पेनल्टी है। 10 करोड़ रुपए कोई आसानी से नहीं मिलता है, 10 करोड़ रुपए लिखा है यहां पर। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसीजर कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये तो कंपनी की वाट लगाई, अब उस ऑफिसर की भी तो वाट लगाएंगे जिसने गलत किया था। तो उस ऑफिसर के ऊपर कितनी वाट लगाएंगे? पहले तो सबसे पहली बात है, ऐसे ऑफिसर को भेजा जाएगा जेल। कितना जेल भेजा जाएगा? मैक्सिमम 7 साल। वाह वाह वाह, मैक्सिमम कितना जेल भेजा जाएगा, या इंप्रिजनमेंट बोल सकते हो, अप टू 7 ईयर्स। अप टू 7 ईयर्स यानी 7 साल तक की जेल है भैया। आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो 7 साल तक की जेल है। उसके बाद आगे क्या लिखा, एंड कितना फाइन? मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़। एंड फाइन कितना है? मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम, देख रहे हो ऑफिसर इन डिफॉल्ट की भी बैंड बजा दी कि नहीं बजा दी, 2 करोड़, मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए। यहीं तक नहीं रुके बेटा, अभी उन्होंने बोला अगर कोर्ट में यह प्रूफ हो जाता है कि तुम्हारी इंटेंशन फ्रॉड करने की थी, तो तुम पर सेक्शन 447 भी लगेगा। तुम पर सेक्शन, अगर कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि तुम्हारी इंटेंशन फ्रॉड की थी तो तुम्हारे ऊपर सेक्शन 447 भी लगाया जाएगा। मतलब इतनी ज्यादा रिगरस, इतनी ज्यादा कड़ी पेनल्टी और जेल की बातें हैं कि अगर हम जो प्रोसीजर्स पढ़ने वाले हैं, अगर वो प्रोसीजर कंपनी फॉलो नहीं करती है, वो कॉन्ट्रावेन कर देती है, तो कंपनी की तो वाट लगेगी ही लगेगी, साथ में उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट की भी वाट लग जाएगी। सारे बच्चे एक बारी यहां से लेकर यहां तक खुद रीड कर लीजिए, खुद से एक बारी रीड कर लीजिए। मैंने चार्ट में तो पूरी पेनल्टी बना दी है। ठीक है, प्लीज इसे एक बारी रीड करिए, पूरी पेनल्टी को स्टार्ट से लेकर एंड तक। मैंने चार्ट में शॉर्ट करके बता दी है। फिर हम आगे चलेंगे। पेज नंबर बता दूं बेटा? पेज नंबर तो शुरू में ही बताया था 5.31। कहां रहते हो तुम लोग यार, कौन सी दुनिया में रहते हो? डन हो गया तो हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए ओके सर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 73, सेक्शन नंबर 73 में हम क्या पढ़ेंगे?
प्रोसीजर पढ़ेंगे। किस चीज का प्रोसीजर पढ़ेंगे कि मेंबर से डिपॉजिट्स लेने का प्रोसीजर क्या है, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, एक ये प्रोसीजर हम पढ़ने वाले हैं। और सेक्शन नंबर 76 में हम एक और प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ऑफ कोर्स सी बात है, सेक्शन 76 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एलिजिबल कंपनीज के लिए, क्योंकि पब्लिक से सिर्फ वही डिपॉजिट्स ले सकती है ना। और जबकि सेक्शन 73 सारी कंपनी की बात करेगा, क्योंकि मेंबर से सारी कंपनीज ले सकती हैं। ओके, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका बिजनेस ही लोगों से डिपॉजिट्स लेना है, तो क्या ऐसी कंपनी के ऊपर सेक्शन 73 या सेक्शन 76 लगाना चाहिए क्या? अगर किसी कंपनी का बिजनेस का पार्ट है डिपॉजिट्स को लेना, अगर किसी कंपनी के बिजनेस का पार्ट है डिपॉजिट्स को लेना, तो क्या उस पर हमें सेक्शन 73 या सेक्शन 76 लगाना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि उसका नॉर्मल बिजनेस ही लोगों से डिपॉजिट्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी। भाई बैंकिंग कंपनी का तो काम ही होता है, बैंकिंग कंपनी का तो काम ही होता है कि बिजनेस में लोगों से डिपॉजिट्स लेकर लोगों को लोन देना। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का भी यही काम होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का भी यही काम है। इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो क्योंकि इन सारी कंपनियों का मेन बिजनेस का पार्ट है डिपॉजिट्स लेना, तो इनको ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इन कंपनियों को नो नीड टू फॉलो डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ दिस चैप्टर, डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ दिस चैप्टर, नो नीड टू फॉलो डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ दिस चैप्टर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, क्योंकि इन कंपनियों का काम ही यही है। उन्हें क्या ये कंपनियां डिपॉजिट्स नहीं ले सकती? अरे भाई डिपॉजिट्स ले सकती हैं, डिपॉजिट्स लेने को मना नहीं करा, ये कंपनियां डिपॉजिट्स तो ले सकती हैं, लेकिन इन्हें डिपॉजिट्स लेते टाइम इस चैप्टर को, इस चैप्टर का मतलब जो अभी हमने चालू किया है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी के डिटेल्ड प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगी, वो अपनी आरबीआई की गाइडलाइन या नेशनल हाउसिंग बैंक की गाइडलाइंस है वो फॉलो करेंगी। यानी इन कंपनियों में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डिपॉजिट्स लेना चाहती है, बताओ उसे क्या करना पड़ेगा। तो आपको बस वहां पर यही बताना था कि इस कंपनी को क्योंकि एग्जम्पशन मिला हुआ है, तो उसे वो नॉर्मली डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लेगी, उसे ये चैप्टर के प्रोविजन लगेंगे नहीं। तो सर फिर कौन सी कंपनियां यहां पर कवर होगी? अगर बैंकिंग कंपनी कवर नहीं हो रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी कवर नहीं हो रही है, तो एग्जैक्टली हम कौन सी कंपनियों की बात कर रहे हैं? बेटा मान लो जैसे गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये एक बैंकिंग कंपनी है? नहीं। क्या ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है? नहीं। क्या ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है? नहीं। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी बिजनेस में है। किसके बिजनेस में है? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग छोड़िए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, समोसा लिख देते हैं, समोसे के बिजनेस में, रेस्टोरेंट बिजनेस में, समोसे के बिजनेस में। अगर ये कंपनी डिपॉजिट्स लेगी, अगर ये कंपनी डिपॉजिट्स लेगी, ऑफ कोर्स क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो ये डिपॉजिट्स अपने मेंबर से लेगी, तो इसे फॉलो करना पड़ेगा डिटेल्ड प्रोसीजर, इसे फॉलो करना पड़ेगा डिटेल्ड प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड किस चीज के बिजनेस में है? एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज देते हैं, इस बिजनेस में है। तो ये कंपनी ना तो बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी नहीं है, इसको फॉलो करना पड़ेगा डिटेल्ड प्रोसीजर लेने के लिए। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस बिजनेस में है? नॉर्मली पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में है। जो मेजर चंक आता है वो कंपनी का पेट्रोकेमिकल बिजनेस से आता है, मल्टीपल बिजनेसेस है बट मेन इज पेट्रोकेमिकल बिजनेस।
ओके, तो यहां पर अगर ये कंपनी लेगी तो इसे फॉलो करना पड़ेगा डिटेल्ड प्रोसीजर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये कंपनियों को डिपॉजिट्स लेने से पहले हमारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, हमारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि सर हम ये बात समझ गए कि भैया मेंबर से डिपॉजिट लेना है, मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो सेक्शन 73 पढ़ लेंगे, और अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो सेक्शन 76 पढ़ लेंगे। ये बात हम समझ गए। बट क्वेश्चन ये आता है सर डिपॉजिट होता क्या है, व्हाट इज डिपॉजिट्स, व्हाट इज डिपॉजिट, दिस इज द मेन क्वेश्चन। और आज हमारा बस यही टारगेट है। अगर हमने डिपॉजिट्स की डेफिनेशन को समझ लिया तो हमारा काम होगा। देखो बहुत सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूं। जो अमाउंट, जो ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनना, जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर होगा, डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर होगा, उसके लिए हमें सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76 फॉलो करना होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज सेक्शन 76A की पेनल्टी लग जाएगी। यस और नो? जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर होगा उसके लिए हमें सेक्शन 73, सेक्शन 76 फॉलो करना होगा, वरना सेक्शन 76A की पेनल्टी तो हमने पढ़ ली है कि नहीं पढ़ ली? बहुत बड़ी है, 10-10 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए भरना पड़ रहा है। यस सर। और दूसरा रूल है इसका उल्टा, जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में, डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा उसके लिए हमें क्या, उस अमाउंट को लेने के लिए हमें सेक्शन 73 या सेक्शन 76 फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज वो डिपॉजिट है ही नहीं। तो नो नीड टू फॉलो सेक्शन 73 और सेक्शन 76, क्योंकि वो अमाउंट डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है, और डिपॉजिट नहीं है तो सेक्शन 73 और सेक्शन 76 नहीं लगेगा। और क्या अब हमें पेनल्टी लगेगी सेक्शन 76 से? की पेनल्टी भी नहीं लगेगी। जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स है ही नहीं उसके लिए ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसके प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, तो पेनल्टी की बात ही नहीं आती। तो नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 76A। क्या यहां तक ओके है? तो मैं फिर डिपॉजिट्स की डेफिनेशन को चालू करता हूं। निधि कंपनी के बारे में बेटा आगे कवर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, निधि कंपनी के बारे में आगे कवर करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। यहां तक ओके है, फिर हम डिपॉजिट्स की डेफिनेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट कहां दी हुई है? पेज नंबर ओपन कर लेते हैं, फटाफट करते चलेंगे। न न न न न न न न न। यस, तो सारे बच्चे पेज नंबर 5.2 ओपन करेंगे। पेज नंबर 5.2, डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31। डिपॉजिट्स की डेफिनेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में, दो पार्ट में। कैसे दो पार्ट में बांटा गया? रीड करते हैं। डिपॉजिट इंक्लूड्स, पहले क्या बोला? डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी
बाय कंपनी, सबसे पहला पार्ट है एनी रिसीट, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी, एनी रिसीट ऑफ मनी, अगर कंपनी को कोई मनी मिल रही है बाय कंपनी कैसे मिल रही है? हो सकता है एज कंपनी ने लोन लिया हो सकता है कंपनी ने डिपॉजिट लिया हो सकता है कंपनी ने एनी अदर फॉर्म में लिया हो, तो अगर अब आप ये लाइन पढ़ोगे, फर्स्ट पार्ट को पढ़ोगे, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि कंपनी को अगर 1 रुपया भी मिला, किसी भी तरीके से 1 रुपया भी मिला, तो लॉ कह रहा है मैं उसे डिपॉजिट्स मान लूंगा, चाहे अब तुमने वो लोन के नाम पर लिया हो, चाहे डिपॉजिट्स के नाम पर लिया हो, चाहे किसी अदर फॉर्म में लिया हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। कंपनी तुझे पैसा मिला तो मेरी नजरों में वो डिपॉजिट माना जाएगा और तुझे सेक्शन 73 या सेक्शन 76 फॉलो करना पड़ेगा। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, मतलब सर डिबेंचर्स को इशू करना क्या डिपॉजिट्स होगा? मतलब क्या शेयर्स को इशू करके क्या डिपॉजिट माना जाएगा? मतलब क्या सर बैंक से लोन लेना डिपॉजिट माना जाएगा? सर बताइए ना सर, यहां तो इन्होंने कितनी वाइड डेफिनेशन दे दी, इतनी वाइड डेफिनेशन दे दी कि कंपनी को अगर कोई पैसा मिलता है, चाहे लोन की फॉर्म में मिले, डिपॉजिट की किसी भी फॉर्म में, कंपनी अगर तुझे पैसा मिल रहा है तो मैं उसे डिपॉजिट का दर्जा दूंगा। तो यहां पर एक्चुअली में पहली आधी डेफिनेशन पढ़कर यह लगता है कि दुनिया का कोई भी पैसा, ध्यान से सुनना, दुनिया का कोई भी पैसा अगर कंपनी के अकाउंट में जा रहा है तो हम उसे डिपॉजिट मानेंगे और उसे लेने के लिए सेक्शन 73 का प्रोसीजर, अगर मेंबर से मिला होगा, अगर किसी और से मिला होगा तो सेक्शन 76 का प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यह सिर्फ आधी डेफिनेशन पढ़ने से आता है। जब हम पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इस पॉइंट से हमें एक्चुअली में कुछ सीखने को मिला नहीं, क्योंकि जब तक डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी हमें कंप्लीट पिक्चर समझ नहीं आएगी। सेकंड पार्ट वो ये बोलता है, सेकंड पार्ट, but does not include that category of amount as prescribed by central government। of course ही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी in consultation with the RBI। क्या बोला? but does not include any amount as prescribed in consultation with RBI। अब आया मेन हिस्सा। तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि हम ना रूल्स के अंदर आपको बताएंगे, कहां पर बताएंगे? रूल्स के अंदर आपको बताएंगे कि कौन कौन से अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको एक प्रिंसिपल रूल बता देता हूं डिपॉजिट्स का, कि देखो अभी जो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो किस चीज के रूल्स है? वो रूल्स है कि किस किस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। वो किस चीज के रूल है? किस किस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यानी रूल्स में जो जो पॉइंट लिखे हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी अमाउंट्स को हम क्या मान लेंगे? डिपॉजिट्स मान लेंगे। तो रूल्स में जो जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से बात करके प्रिस्क्राइब करे होंगे, वो सभी अमाउंट्स हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। यानी उन अमाउंट्स को लेने के लिए, उन अमाउंट्स को क्योंकि डिपॉजिट नहीं माना जा रहा है, तो उन अमाउंट्स को लेने के लिए हमें ना तो सेक्शन 73 फॉलो करना है, ना तो सेक्शन 76 फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई अमाउंट, कोई ट्रांजैक्शन रूल के अंदर कवर नहीं है तो हम उसे क्या मानेंगे? डिपॉजिट्स मानेंगे। और क्योंकि वो डिपॉजिट्स मानी जाएगी तो उसे लेने के लिए या तो सेक्शन 73 फॉलो करना पड़ेगा या तो सेक्शन 76 फॉलो करना पड़ेगा। और अगर तुम सेक्शन 73 या 76 फॉलो नहीं करोगे तो तुम पर सेक्शन 76A की पेनल्टी लगा दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रूल्स।
तो एग्जाम के लिए रूल्स, और इसी पर आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अमाउंट डिपॉजिट माना जाएगा और कौन सा अमाउंट डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक क्रिस्प समरी बना लेते हैं, क्रिस्प समरी, क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ेंगे आज तो आप खो जाओगे उसमें। वैसे तो आपको नोट्स में दिया हुआ है क्रिस्प समरी कि कौन सी ट्रांजैक्शन को नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट, नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को डिपॉजिट से बाहर किया गया है, यानी जिस अमाउंट को लेने के लिए हमें डिटेल्ड प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डिटेल्ड प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको ना फीचर्स दिए हुए हैं, पेज नंबर 5.3 पे दिए हुए हैं फीचर्स ऑफ डिपॉजिट्स। यहां पे लिख लीजिए कवर्ड अहेड इन चैप्टर। ये ऑटोमेटिकली जब हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो कवर्ड अहेड अपने आप चैप्टर में कवर हो जाएंगे। जब चैप्टर में कह दूंगा कंप्लीट हो जाएगा तो आप सारे पॉइंट्स खुद से रीड करना, आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अमाउंट नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, कि कौन कौन से अमाउंट्स को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, जो कहां पर दिया हुआ है, रूल 2 के अंदर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करें। यस सर, स्टार्ट करिए। चलिए सारे बच्चे ओपन करेंगे पेज नंबर 5.4 कि कौन कौन से अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यह बात कहां पर लिखी हुई है, यह बात रूल्स में लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखी हुई है। किससे कंसल्ट करके लिखी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने बोला, फर्स्ट पॉइंट, अब बहुत सारे पॉइंट्स हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला उन्होंने बोला क्या डिपॉजिट नहीं माना जाता, एनी अमाउंट रिसीव्ड। ऑफ कोर्स कंपनी को अगर कोई पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा मिला, या तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा मिला, या किसी और सोर्स से पैसा मिला जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी हुई थी। किसी लोकल अथॉरिटी से पैसा मिला। लोकल अथॉरिटी जैसे हर शहर में नॉर्मली बेटा शहर को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर मैं बात करूं, मैं पुणे शहर में रहता हूं तो यहां पर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसको हम शॉर्ट में पीएमसी कहते हैं। यहां की लोकल अथॉरिटी है, आपके शहर की लोकल अथॉरिटी कोई और होगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड यानी बनी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के अंदर। यहां पर वो बोल रहे हैं कोई भी अथॉरिटी जो या तो पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनाई गई है या तो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के अंदर बनाई गई है, अगर कंपनी को पैसा उससे मिल रहा है, जैसे एग्जांपल सेबी से, इरडा से, तो उसे हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, उसे हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को। मान लीजिए एक कंपनी है, ध्यान से सुनना, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे 5 करोड़ रुपए का लोन दिया है, इस कंपनी को लोन दिया है। सारे बच्चे बताओ, अगर इस कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया है, क्या यह अमाउंट डिपॉजिट माना जाएगा या यह अमाउंट डिपॉजिट नहीं माना जाएगा? तो आप कहोगे दिस अमाउंट इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। क्यों डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा? बिकॉज रूल में क्लियरली मेंशन्ड है कि इसे डिपॉजिट। तो क्या कंपनी को यह 5 करोड़ रुपए लेने के लिए सेक्शन नंबर 76 या सेक्शन नंबर 73 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यह अमाउंट डिपॉजिट नहीं माना जाता, तो नो नीड टू फॉलो सेक्शन नंबर 73 या सेक्शन नंबर 76 हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या इस कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 करोड़ रुपए लेगी तो क्या इस पर हम सेक्शन 76A की पेनल्टी लगाएंगे? द आंसर इज नो। बस इसका इतना ही मतलब है कि अगर कोई चीज डिपॉजिट में, क्योंकि आपको पर्पस समझना है कि डिपॉजिट की डेफिनेशन का पर्पस क्या है, वो इसलिए बनाई गई है कि भैया सेक्शन 73 और सेक्शन 76 को फॉलो करना है या नहीं करना है। अगर किसी भी चीज को बाहर करा गया है, मतलब गवर्नमेंट वहां पर नहीं चाहती कि आप डिटेल्ड प्रोसीजर फॉलो करो, गवर्नमेंट चाहती है जैसे नॉर्मल लोन लेते हो वैसे रेजोल्यूशन पास करके लोन ले लो। ठीक है, ओके सर।
सो यही बात यहां पर मेंशन है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें क्रिस्प समरी में, जो सबसे पहला अमाउंट आएगा, अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। क्या मैं लिख सकता हूं शॉर्ट में कि कोई भी पैसा अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से मिल रहा है तो उस पैसे को हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। उसके लिए हमें, और आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए आएगा कि ये कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया है, आप बताइए आपके हिसाब से ये डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं। उसका आंसर करने के लिए पहले आप डिपॉजिट की डेफिनेशन लिखोगे पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर लिखोगे एज पर रूल्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाता, इसलिए ये कंपनी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया है इसे हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा बात करता है अगर कंपनी को पैसा इंडिया के बाहर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अगर किसी कंपनी को पैसा इंडिया के बाहर से आता है, फॉरेन सोर्स से आता है, और वो फॉरेन सोर्स से पैसा लेने के लिए, जब भी याद रखना, अगर किसी कंपनी को पैसा इंडिया के बाहर से मिलता है तो नॉर्मली हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फॉलो करते हैं, उसका प्रोसीजर फॉलो करके हम वो पैसा लेते हैं। तो इसीलिए उसे हमने क्या किया? कंपनीज एक्ट के प्रोसीजर से बाहर निकल दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे होंगे? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का प्रोसीजर फॉलो कर रहे होंगे। तो हमने कहा भाई देखो, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, अगर कंपनी को कोई पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है? हो सकता है फॉरेन गवर्नमेंट से मिल रहा हो, कोई और देश की गवर्नमेंट हमारी कंपनी को पैसा दे रही हो सकता है फॉरेन बैंक से मिल रहा हो सकता है इंटरनेशनल बैंक से मिल रहा हो, इंटरनेशनल बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक से कोई पैसा मिल रहा हो कंपनी को, हो सकता है मल्टीलेटरल मतलब जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा हो। जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करके बड़ी सारी कंट्रीज में कंपनीज को लोन देते हैं रिवाइव कराने के लिए या डेवलपमेंट कराने के लिए। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे अगर लोन दे रहे हैं। तो कोई भी पैसा अगर हमें इनसे मिलेगा तो हमें डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। अगर फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं मिला बट हमें फॉरेन गवर्नमेंट के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल गया, यानी कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे फॉरेन गवर्नमेंट ओन्ड करती थी, ठीक है, या हमें मिल गया फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से, या हमें मिल गया, सब के आगे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे फॉरेन, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं कि अगर किसी कंपनी को इंडिया के बाहर से पैसा मिल रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का प्रोसीजर फॉलो करके प्रॉपर अप्रूवल्स लेकर वो अमाउंट लिया होगा, तो उसे यहां पर डिपॉजिट नहीं मानेंगे और उसे सेक्शन 73 या सेक्शन 76 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर फॉरेन कोलैबोरेटर क्या होता है? बेटा कोलैबोरेटर आता है कोलैबोरेशन से, कि आपने एक दो लोगों ने मिलकर कुछ काम किया, उसको बोलते हैं कोलैबोरेट करना, ठीक है। तो जैसे एक बैंक है, अगर आपको इस बैंक के बारे में पता होगा, आईएनजी विप्सा बैंक लिमिटेड, ये जो बैंक है ये नेदरलैंड की गवर्नमेंट और विप्सा बैंक ने मिलकर कोलैबोरेट किया। तो यहां पर बेटा ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉरेन कोलैबोरेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है बेटा फॉरेन की बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन की बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? यानी कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, कोई भी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर है। फिर आता है फॉरेन सिटीजन, यानी मिस्टर लुंगशेन, है ना, मिस्टर जोन, बाहर के लोग अगर कंपनी में पैसा डाल रहे हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फॉलो करके डाल रहे हैं, या कोई भी फॉरेन की अथॉरिटी, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, लेकिन ये जितना भी पैसा आएगा ये पैसा लेने के लिए कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और उसके अंडर बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके लेना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? मान लीजिए वो कहेंगे कि बाहर का एक बैंक है
डॉइश बैंक, यूएसए का बैंक है डॉइश बैंक। इसने एक इंडिया की कंपनी मान लीजिए वाई लिमिटेड, इसको 500 करोड़ रुपए का लोन दिया है, 500 करोड़ रुपए का लोन दिया है। अब ये जो, क्योंकि वाई लिमिटेड है, आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये वाई लिमिटेड जो लोन ले रही है, क्या इसे डिपॉजिट माना जाएगा? यस और नो, 2 मार्क्स। आप फिर से अगेन डिपॉजिट्स की डेफिनेशन बताओगे और बताओगे कि रूल में लिखा हुआ है कि अगर हमें किसी फॉरेन बैंक से पैसा मिलता है तो हम उसे डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, यानी दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, तो हम इसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स। और क्या कंपनी को ये लोन लेने से पहले सेक्शन 73 या सेक्शन 76 फॉलो करना होगा? द आंसर इज नो। बट क्या कंपनी को ये लोन लेने से पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर हम सेकंड पॉइंट क्या मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, बिकॉज ये बहुत ही क्रिस्प समरी है। तो क्या मैं लिख सकता हूं? अमाउंट फ्रॉम फॉरेन सोर्स, सिंपल, अमाउंट फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स। अगर कंपनी को इंडिया के बाहर से पैसा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को कंप्लाई करके, तो भैया हम उसे डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। आ जाएगा तजीन बेटा, आगे कवर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आता है मेरे बच्चा थर्ड पॉइंट। अब एक बच्चा पूछ रहा था, तजीन पूछ रही थी, सर अगर हमारे यहां इंडियन बैंक है और इंडियन बैंक की बाहर ब्रांच है तो वो कवर होगा कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट में बेटा कवर हो जाएगा। देखो, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन, अगर कंपनी ने लोन लिया या हो सकता है फैसिलिटी लियो, फैसिलिटी जैसे बैंक प्रोवाइड करती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपने सुना है क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं और आपको अलाउड करा गया कि आप 10 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो, तो ये ओवरड्राफ्ट है, मतलब अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा बैलेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर ये किससे मिला? या तो हमें बैंकिंग कंपनी से मिला, किसी बैंकिंग कंपनी ने लोन दिया, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई सब्सिडियरी बैंक का उसने दिया, किसी ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूट ने दिया जो कि नोटिफाई करा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कोई ऐसा नया बैंक जो कौन से एक्ट के अंदर बना है? बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर बना है, या कोई कोऑपरेटिव बैंक। और एक्चुअली में ना एक लास्ट पॉइंट यहां पर चला गया, लॉजिकली ये यहां मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहीं पर कवर होना चाहिए था। कोई भी शेड्यूल्ड बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल्ड में मेंशन्ड है, क्योंकि फिर सारे बैंक एक ही पॉइंट में आ जाते ना, तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनी, हमें पता है तुम बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लेती हो। देखो क्या होता है ना, एक कंपनी मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, उसने कोटक बैंक से टर्म लोन लिया है। टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन, टर्म लोन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। फिर उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वर्किंग कैपिटल लोन लिया है, ठीक है। फिर उसने भैया मान लीजिए पंजाब बैंक से उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, तो मेरा सवाल आपसे है, क्या इनमें से कोई भी अमाउंट हम डिपॉजिट्स मानेंगे क्या? द आंसर इज नो। ये तीनों ही अमाउंट मेरे बच्चा डिपॉजिट्स नहीं माने जाएंगे, यानी कंपनी को बैंक से लोन लेने के लिए या फैसिलिटी लेने के लिए सेक्शन 73 या सेक्शन 76 का सहारा
नहीं लेना होता, सेक्शन 73 या सेक्शन 76 का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता, कंपनी डायरेक्टली जाकर क्या कर सकती है, लोन ले सकती है, डायरेक्टली जाकर लोन ले सकती है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। तो क्या मैं इसे शॉर्ट में लिख सकता हूं? थर्ड पॉइंट, लोन और फैसिलिटी फ्रॉम बैंक्स, क्या मैं कह सकता हूं किसी भी बैंक से लोन या फैसिलिटी मिली है तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, मतलब उसे लेने के लिए हमें सेक्शन 73 और सेक्शन 76 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और हम बिना प्रोसीजर फॉलो करे भी बैंक से लोन ले सकते हैं। नॉर्मली कंपनी ऐसे ही करती है, बैंक से ऐसे ही लोन लेती हैं। आगे चलें। यस सर, नेक्स्ट पॉइंट है एनी अमाउंट रिसीव्ड, अगर कंपनी को अमाउंट मिल रहा है, हो सकता है एज अ लोन मिल रहा हो सकता है एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प मिल रही हो, या तो लोन मिल रहा होगा या हेल्प मिल रही होगी। किससे? अब शेड्यूल्ड बैंक वाले पॉइंट को तो इग्नोर कर देना, क्योंकि हमने उसे क्या कर लिया, ऊपर याद कर लिया, एक ही जगह याद कर लिया, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला, अगर आपको पैसा मिल रहा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बेटा डेफिनेशन दी हुई है। नॉर्मली इसमें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कवर्ड है, आईडीएफसी इंश्योरेंस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कवर है, ठीक है। ये तो हो गया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। फिर आते हैं बेटा रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका काम फाइनेंस देना ही है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे नाबार्ड, जैसे सिडबी, ऐसे करके बहुत सारे रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। या अगर कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा मिल रहा है तो ये सारी चीजें बेटा डिपॉजिट नहीं मानी जाएंगी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको पूछेगा कि एलआईसी एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एलआईसी एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसने जेड लिमिटेड को 300 करोड़ रुपए का लोन दिया है, 300 करोड़ रुपए का लोन दिया है। आप बताइए क्या ये 300 करोड़ रुपए का लोन डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या ये 300 करोड़ का लोन डिपॉजिट? आप कहेंगे इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, क्योंकि ये हमें किससे मिला है, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला है, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगा, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि कौन कौन से, आपके पास कोई लिस्ट है क्या, आपको कोई लिस्ट दी हुई है कि किताब में कि किस किस को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानेंगे, किस किस को रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानेंगे? ऐसी कोई लिस्ट आपकी किताब में नहीं है। तो अगर एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो उसे क्या सवाल में ये लिखकर देना पड़ेगा कि भैया ये जो पैसा आ रहा है ये एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, तभी तो तुम्हारा दिमाग ट्रिगर करेगा। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम पूरी लिस्ट लिख ले और उस लिस्ट में अगर 40 लोग आ रहे हैं 40 लोगों का रट्टा मार के चले जाए कि ये 40 लोग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, नहीं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो उसमें क्लियरली मेंशन करेगा कि ये पैसा आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, ये पैसा आपको रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, ये पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है। तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे ये पॉइंट तो कवर था, ये पॉइंट को तो हम डिपॉजिट मानते नहीं है, ये पॉइंट तो हम डिपॉजिट मानते नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन, अबे चल क्यों नहीं रहा है, लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सर शेड्यूल्ड बैंक लिख दो ना बेटा, ऊपर बैंक लिख दिया है तो अलग से अब यहां पर शेड्यूल्ड बैंक लिखूंगा तो आप लोग एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो अपने को बैंक अपने ऊपर थर्ड पॉइंट में कवर कर लिया ना, तो वहीं पे हम लोग कवर्ड मानेंगे, वहीं पे हम लोग कवर्ड मानेंगे। उसके बाद आता है बेटा कॉमर्शियल पेपर्स। क्या किसी को पता है कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? है क्या किसी को पता है कि कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? देखो दो टाइप के, कंपनी को ना दो टाइप के फंड की जरूरत पड़ती है, ध्यान से सुनना। कंपनी को या तो चाहिए होते हैं लॉन्ग टर्म फंड, आपने इकोनॉमिक्स में सीखा होगा 11th 12th के अंदर, 11th 12th के अंदर आपने सीखा होगा
कंपनी को दो टाइप के फंड्स की जरूरत होती है, एक होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स और एक होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स इशू करके पैसा लेती है, ठीक है, ओके। लेकिन कंपनी शॉर्ट टर्म फंड्स को लेने के लिए पैसा कहां से रेज करती है? कॉमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो लिया जाता है। हो सकता है कुछ कॉमर्शियल पेपर होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इसी तरह के और भी, इनको हम बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें बोला जाता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और नॉर्मली कंपनी जब ये शॉर्ट टर्म फंड्स लेती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म उधार लेती है ना, शॉर्ट टर्म उधार लेती है, तो इसको लेने का डिटेल्ड प्रोसीजर आरबीआई ने बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? तो मुझे बताओ, अगर आरबीआई ने ऑलरेडी प्रोसीजर बताया हुआ है, अगर आरबीआई ने ऑलरेडी प्रोसीजर बताया हुआ है, तो क्या हमें इसे कंपनीज एक्ट का प्रोसीजर लगाना चाहिए क्या अलग से? अरे भैया, एक प्रोसीजर पहले बताया हुआ है ना आरबीआई ने। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी प्रोसीजर बताया हुआ है, तो हम तुम्हें सेक्शन 73, सेक्शन 76 भी लगा दें, तुम आरबीआई का भी प्रोसीजर फॉलो कर दो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या करा कि भाई तुम रहने दो, तुम क्या करो, तुम छोड़ देते हैं, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, रहने दो, तुम डिपॉजिट्स की डेफिनेशन से अलग हो जाओ, तुम बस आरबीआई के प्रोसीजर को फॉलो कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो 5th पॉइंट में, कलर क्यों चेंज हो गया? चलो कलर चेंज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं करते, बच्चा कह रहा मत करो, ठीक है। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉमर्शियल पेपर और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और आरबीआई की गाइडलाइन। सो एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ कॉमर्शियल पेपर और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है इंटर कंपनी डिपॉजिट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटर कंपनी डिपॉजिट्स। बहुत सिंपल है, इंटर कंपनी डिपॉजिट्स बोलता है कि अगर एक कंपनी 1 कंपनी 2 को पैसा देती है, पैसा डिपॉजिट कराती है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा देती है, इसे बोला जाता है इंटर कंपनी, यानी कंपनीज के बीच में डिपॉजिट्स, तो हम इंटर कंपनी डिपॉजिट्स, देखो एक्चुअली में ये डिपॉजिट हैं, लेकिन लॉ कह रहा है कि मैं इसे डिपॉजिट नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं इस पर सेक्शन 73 या सेक्शन 76 के प्रोसीजर को लगाना नहीं चाहता। यानी कंपनीज के बीच पैसा डिपॉजिट कराना बहुत इजीली हो सकता है। यानी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के पास 5 करोड़ डिपॉजिट कराए हैं, आप बताइए क्या इस अमाउंट को, देखो लिखा होगा कि डिपॉजिट कराए हैं, लिखा होगा, लेकिन वो पूछेगा क्या इस अमाउंट को हम कंपनीज एक्ट के अंदर डिपॉजिट मानेंगे, तो आप कहोगे नो। क्या इस पैसे को लेने के लिए, वाई लिमिटेड को ये पैसा लेने के लिए क्या सेक्शन 73 या सेक्शन 76 फॉलो करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। यही बात, यानी कंपनीज के बीच जो है डिपॉजिट क्या है, फ्रीली अलाउड है विदाउट फॉलोइंग द डिटेल्ड प्रोसीजर। तो हम 6th पॉइंट में लिख सकते हैं इंटर कंपनी डिपॉजिट्स, यहीं पे अगर एक स्लाइड पे आ गई ना सारी समरी, तो बढ़िया हो जाएगा। सो यही बात यहां पर लिखी है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, जिसको हम नॉर्मली इंटर कंपनी डिपॉजिट्स के नाम से बुलाते हैं। अब आता है सबसे स्पेशल पॉइंट। अब धीरे धीरे आगे स्पेशल पॉइंट्स आने लगेंगे जो कि बड़े मजेदार है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आपको भी पसंद आने लगेंगे ये पॉइंट्स। अगर आपको पिछले चैप्टर्स के पॉइंट्स थोड़े बहुत समझे हैं तो आपको समझ आएंगे, वरना तो कद्दू तो है।
ध्यान से सुनना अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से। एक कंपनी, ठीक है, हमने पढ़ा था, या तो पब्लिक ऑफर लाती है अपनी सिक्योरिटीज का, यस और नो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 23 से सेक्शन 41 के अंदर। या एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लाती है अपनी सिक्योरिटीज का, अपनी सिक्योरिटीज, ठीक है, कौन सा सेक्शन फॉलो करके? सेक्शन नंबर 42। अब जब कंपनी पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट लाती है तो कंपनी को क्या आती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। कंपनी को क्या रिसीव होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। इस एप्लीकेशन मनी का इस्तेमाल कंपनी कौन से दो पर्पस के लिए कर सकती है? इस एप्लीकेशन मनी का इस्तेमाल कंपनी कौन से दो पर्पस के लिए कर सकती है? बताओ जरा। सिर्फ दो ही पर्पस अलाउड थे, हमने पढ़ा था। एप्लीकेशन मनी चाहे प्रोस्पेक्टस हो, चाहे पब्लिक ऑफर हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो, दो ही कर सकती है। या तो कंपनी कर देगी, पहला पर्पस था, या तो कंपनी कर देगी अलॉटमेंट, या तो कंपनी कर देगी रिफंड, यस और नो। या तो लोगों की, भाई पैसा लिया तो उनको सिक्योरिटीज दे दो, और अगर उन्हें सिक्योरिटीज नहीं दे पा रहे हो तो उनका पैसा रिफंड कर दो। सवाल आपसे यह आएगा कि मान लीजिए एक कंपनी को एप्लीकेशन मनी 500 करोड़ रुपए का मिला है, 500 करोड़ रुपए का मिला है, क्या यह 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यही सवाल है। अगर कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर लेकर आती है, अगर कंपनी कभी भी प्राइवेट प्लेसमेंट लाती है, ऑफ कोर्स पब्लिक ऑफर लाएगी तो पब्लिक ऑफर का प्रोसीजर फॉलो करके लाएगी, प्राइवेट प्लेसमेंट लाएगी तो प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोसीजर फॉलो करके लाएगी। अगर कंपनी कभी भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है अपनी सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए, तो क्या ये जो 500 करोड़ रुपए कंपनी को मिला है ये डिपॉजिट्स माना जाएगा कि नहीं? और यहीं पर बेटा कैच है। लॉ कहता है, ध्यान से सुनना, लॉ कहता है जिस दिन आपको एप्लीकेशन मनी मिली उसके 60 दिन के अंदर, उसके 60 दिन के अंदर अगर कंपनी अलॉट कर देगी सिक्योरिटीज, अगर कंपनी उसके 60 दिन के अंदर क्या अलॉट कर देगी? सिक्योरिटीज अलॉट कर देती है ना, हम उसे डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि भैया आपने दूसरा प्रोसीजर फॉलो कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अलॉटमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिपॉजिट्स का चैप्टर आप पर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर तुमने 60 दिन के अंदर अलॉट नहीं करा तो अगले 15 दिन के अंदर, अगले 15 दिन के अंदर उन्हें क्या कर देना? उस पैसे को रिफंड कर देना, उस पैसे को क्या कर देना? रिफंड। अगर अलॉटमेंट कर दो या तो 60 दिन में, या पैसा रिफंड कर दो, तो भी हम इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, तो भी हम इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर तुमने अलॉटमेंट भी नहीं करा, फिर 15 दिन खत्म होने पर रिफंड भी नहीं करा, तो हम इस अमाउंट को, क्योंकि अब तुम गलत कर रही हो कंपनी, अब तुम गलत कर रही हो, और इस अमाउंट को हम ट्रीट कर लेंगे एज डिपॉजिट। इस अमाउंट को हम क्या ट्रीट कर लेंगे? डिपॉजिट ट्रीट कर लेंगे। और जैसे ही हम इस अमाउंट को ट्रीट करेंगे, तो देखो तुमने ये पैसा सेक्शन 73 फॉलो करके तो नहीं लिया, हमें पता है, तुमने ये पैसा सेक्शन 76 फॉलो करके भी नहीं लिया। ये जो पैसा तुम्हारे पास बचा हुआ है लोगों का, ये तुमने ना तो सेक्शन 73 फॉलो किया था, ना तो सेक्शन 76, लेकिन अब तुम पर हम सेक्शन 76 की पेनल्टी जरूर लगा देंगे क्योंकि तुमने वायलेट किया है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल रूल ये है कि एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को मिलती है वो डिपॉजिट्स माना नहीं जाता। अगर कंपनी भैया या तो सिक्योरिटीज अलॉट कर दे या तो पैसा रिफंड कर दे, लेकिन ना तो कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है ना लोगों का पैसा रिफंड कर रही है, तो ऐसे अमाउंट को हम क्या ट्रीट कर लेंगे? डिपॉजिट्स ट्रीट कर लेंगे। और यही बात यहां पर लिखिए, देखिए, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड हेल्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी या जो एडवांस आता है, कब तक? so long such amount is appropriated only against the amount due on allotment। यानी अगर आप उससे सिक्योरिटीज अलॉट कर रहे हो, अगर आप उससे सिक्योरिटीज अलॉट कर रहे हो तो हम उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करने वाले, ठीक है। फर्दर एक एक्सप्लेनेशन डाली गई और क्लैरिफाई किया गया कि अगर वो पैसा जो आपको रिसीव हुआ था, अगर आपने 60 दिन में अलॉट नहीं किया, एप्लीकेशन मनी आने के 60 दिन के अंदर अगर आपने सिक्योरिटीज अलॉट नहीं करी,
तो आपको वो एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देनी है 15 दिन के अंदर। लेकिन अगर आपने वो 15 दिन में रिफंड भी नहीं करी, देन सच अमाउंट शॉल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट अंडर दिस रूल। तो ऐसे अमाउंट को फिर हम डिपॉजिट्स कंसीडर कर लेंगे। फिर तुम मत कहना, क्योंकि हमने तुम्हें मौका दिया था सिक्योरिटीज अलॉट करने का, हमने तुम्हें मौका दिया पैसा रिफंड करने का, लेकिन अब कंपनी तुम्हारी गलती है। अब हम शांत नहीं बैठेंगे, इसको अब हम क्या मान लेंगे, डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा, डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। तो यहां पर मैं सिंपल सा एक पॉइंट डाल देता हूं, जगह है क्या? हाँ जगह है। 7th amount received for subscription of securities, amount received for subscription of securities। सारे बच्चे बी पॉइंट रीड करेंगे, सारे बच्चे बी पॉइंट रीड करेंगे और मुझे इसका मतलब बताने की कोशिश करेंगे। मैं 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक दे देता हूं आप लोगों को। तीन मिनट का मुन्नी ब्रेक है, फिर हम लोग इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। प्रजापति बेटा वो भी कवर हो जाएगा, सिंपल सी बात है बेटा, लेकिन उसके लिए तो सिक्योरिटीज ऑलरेडी अलॉट है ना, समझ रही हो कि नहीं? न न न न न देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, आ रहा, अरे रे रे छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, न 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 जागू मैं टीवी देखूं रातों को, गाने लिखूं नूरा के लिए। संदीप बेटा अभी डिपॉजिट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आलोक बेटा ये चैप्टर 100 मार्क का आता है, पिछले अटेम्प्ट में 100 मार्क का आया था बेटा इस चैप्टर में से। चलिए माही बेटा एक बारी वीडियो पीछे करके देख लो, ठीक है? ओके सर, चलिए आइए आगे बी पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे बच्चा, मान लीजिए मेरे बच्चा कि हाँ देखिएगा, मिस्टर राज
और ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने मिस्टर राज को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने, ध्यान से सुन लो एग्जाम में आएगा, एक्स लिमिटेड ने मिस्टर राज को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर गुड्स बेचे, ठीक है, ओके सर। अब यहां पर मेरे बच्चा, क्योंकि गुड्स को क्रेडिट पर बेचा गया है, क्योंकि गुड्स को क्रेडिट पर बेचा गया है, तो राज ने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ 20,000 रुपए दे दूंगा। भाई गुड्स लिए हैं तो अगले महीने में आपके क्या दे दूंगा, 20,000 रुपीज दे दूंगा। अब हुआ क्या, एक्स लिमिटेड पब्लिक ऑफर लेकर आई, एक्स लिमिटेड पब्लिक ऑफर लेकर आई, जिसमें राज ने 50,000 रुपए एप्लीकेशन मनी, 50,000 रुपए एप्लीकेशन मनी सबमिट करी। अब किसी वजह से एक्स लिमिटेड अलॉटमेंट नहीं कर पा रही है सिक्योरिटीज का, तो कंपनी क्या कर रही है, सब लोगों को पैसा रिफंड कर रही है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपने शेयर्स के लिए पैसा दिया और शेयर्स नहीं मिले तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या कह रही है राज को, कंपनी कह रही है देख राज, मैंने तेरे 50,000 रुपए देने हैं एप्लीकेशन मनी के, मैंने तेरे कितने पैसे देने हैं, 50,000 रुपए एप्लीकेशन मनी के वापस करने है ना, लेकिन मैंने तुझसे 20,000 रुपए लेने हैं जो मैंने तुझे गुड्स दिए थे। तो मैं क्या कर रही हूं, तेरा पैसा यहां पर एडजस्ट कर रही हूं, और एडजस्ट करके मैं तुझे रिमेनिंग 30,000 रुपए पे कर देती हूं, तेरा मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा, लेकिन लॉ ने क्या लिखा, लॉ ने यहां पर क्लैरिफाई करा कि एनी एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट, अगर आप अमाउंट को एडजस्ट कर रहे हो एनी अदर पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए एडजस्ट कर रहे हो, तो उसे हम रिफंड नहीं मानेंगे। मतलब हम ये मानेंगे कि कंपनी तुमने राज के 20,000 रुपए रिटर्न करे ही नहीं है, और इसीलिए इस 20,000 रुपए को, इसीलिए ये जो 20,000 रुपीज तुमने एडजस्ट करे हैं, हम ऐसा मानेंगे कि तुमने राज का पैसा जो है रिटर्न नहीं करा, और हम इसको क्या मान लेंगे, डिपॉजिट ट्रीट कर लेंगे। यानी अगर आप डिपॉजिट से बचना चाहती हो कंपनी, तो तुम्हें पैसा एडजस्ट नहीं करना है, या तो तुम्हें सिक्योरिटीज अलॉट करनी है, या तुम्हें उनका पूरा का पूरा पैसा वापस कर देना है, बात खत्म। इसके बीच का कोई ऑप्शन नहीं। या तो यानी एक्स लिमिटेड के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1, या तो 50,000 के अगेंस्ट सिक्योरिटीज अलॉट कर दो, तो हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, या इस 50,000 को रिफंड कर दो। अगर सिक्योरिटीज नहीं दे रही हो तो उसका पैसा वापस कर दो ना, रिफंड कर दो। इन दोनों ही केसेस में हम इसको नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट, तो अगर तुम डिपॉजिट से बचना चाहते हो, ये अलॉटमेंट तुम कब करोगे, विद इन 60 डेज, और ये रिफंड कब करोगे, विद इन 15 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, ठीक है। यही बात यहां पर लिखी हुई है, यही बात यहां पर, यानी पैसा देना। सर लेकिन ये तो सही कर रहे हैं ना सर, 20,000 रुपए लेना था तो एडजस्ट करने दो ना। लॉ कह रहा है देखो ऐसे बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि तुमने एक बंदे का नहीं, तुमने तो लाखों बंदों का देना है, तो ट्रैक करने में बड़ी दिक्कत होगी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को। आप सबका पैसा वापस कर दो, जो आपने राज से पैसा लेना है वो राज से आप अलग से वापस ले लो, क्या दिक्कत है। नहीं देगा तो तुम्हारे पास केस करने का तो ऑप्शन है ही ना। ओके सर, नेक्स्ट आता है बेटा, यहां पर पहले इसको समरी में तो हमने लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है 8th पॉइंट, ठीक है। 8th पॉइंट क्या कह रही है, 8th पॉइंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। 8th पॉइंट कह रहा है कि अगर तुम देखो, ये पब्लिक कंपनी के लिए अलग है, पब्लिक कंपनी के लिए अलग है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के लिए अलग है। पब्लिक कंपनी के लिए अलग है और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है, अलग है। ये पॉइंट, पब्लिक कंपनी अगर अमाउंट ले रही है, किससे ले रही है, फ्रॉम डायरेक्टर। अगर पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से पैसा ले रही है
तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और अगर प्राइवेट कंपनी अमाउंट ले रही है फ्रॉम डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव से, प्राइवेट कंपनी को डायरेक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर के रिलेटिव से भी पैसा लेना अलाउड है, डायरेक्टर के रिलेटिव से भी पैसा लेना अलाउड है प्राइवेट कंपनी को। लेकिन पब्लिक कंपनी सिर्फ किससे ले सकती है? डायरेक्टर से ले सकती है। तो हम इन दोनों अमाउंट्स को क्या नहीं मानेंगे? डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है। डिपॉजिट ना मानने के लिए क्या है? कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है। दो एक्स्ट्रा कंडीशन है। सबसे पहली एक्स्ट्रा कंडीशन है कि आपने जिससे पैसा लिया है, डायरेक्टर से या डायरेक्टर्स के रिलेटिव से आपने जिससे पैसा लिया है, सो उस पर्सन से आपको रिटर्न डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? उस पर्सन से आपको लेनी पड़ेगी रिटर्न डिक्लेरेशन। क्या वो डिक्लेयर करेगा? वो ये डिक्लेयर करेगा कि ये जो पैसा उसने कंपनी में जमा कराया है, ये पैसा उसने किसी और से लोन, किसी और से डिपॉजिट या किसी और से बोरो करके नहीं लिया। मतलब डायरेक्टर ने कंपनी को जो पैसा दिया है वो किसी और से लोन लेकर, वो किसी और से डिपॉजिट लेकर और किसी और से बोरो करके नहीं दिया है। यानी उसने खुद के फंड्स में से दिया है, उसके खुद के फंड्स में से दिया है। और सेकंड, कंपनी को जितना भी पैसा डायरेक्टर से मिला है या डायरेक्टर के रिलेटिव से मिला है, जितना भी पैसा डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव से मिला है, उस अमाउंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। बोर्ड ऑफ कंपनी हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाती है अंडर सेक्शन 134। हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसमें यह डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको हम इस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम में पूछेगा कि मिस्टर एक्स जो कि डायरेक्टर है ऑफ वाई लिमिटेड, मिस्टर एक्स जो कि डायरेक्टर है वाई लिमिटेड का, उसने वाई लिमिटेड को, ऑफ कोर्स उसने वाई लिमिटेड को 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए। आप बताइए क्या ये 5 लाख रुपए को डिपॉजिट ट्रीट करा जाएगा या ये 5 लाख रुपए को डिपॉजिट नहीं ट्रीट करा जाएगा? अगर मिस्टर एक्स ने वाई लिमिटेड, अगर वो डायरेक्टर है वाई लिमिटेड के, तो क्या इसे 5 लाख रुपए को ट्रीट करा जाएगा या नहीं? तो आपका आंसर होगा दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम इस 5 लाख के अमाउंट को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कौन सी दो कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन कि हमने उससे रिटर्न डिक्लेरेशन ले ली थी कि उसने ये पैसा किसी और से लोन लेकर, किसी और से डिपॉजिट लेकर, किसी और से बोरो कर नहीं दिया है, ऑन फंड्स में से दिया है, किसी और से लोन वगैरह लेकर नहीं दिया है। सेकंड कि कंपनी ने ये डिटेल्स, 5 लाख की डिटेल्स अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करी हो, तो हम इस अमाउंट को क्या नहीं मानेंगे? हम इस अमाउंट को नहीं मानेंगे डिपॉजिट्स। अब एक बारी रीड कर लेते हैं, फिर मैं एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। वैसे तो बुक में सारे दिए हुए हैं, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट पहले रीड करते हैं फिर एग्जाम लेवल की बात करेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन, अगर कोई पैसा हमें उस पर्सन से मिल रहा है जो पैसा रिसीव होते टाइम या तो कंपनी का डायरेक्टर है, यहां पर कंपनी का मतलब कौन है? प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा ले सकती हैं, और डायरेक्टर के रिलेटिव से सिर्फ कौन ले सकती है? प्राइवेट कंपनी ले सकती है। तो डायरेक्टर से तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ले सकती है, बट डायरेक्टर के रिलेटिव से सिर्फ कौन ले सकती है? प्राइवेट कंपनी ले सकती है। लेकिन
जिससे भी आपने पैसा लिया है, चाहे डायरेक्टर से चाहे रिलेटिव से, चाहे डायरेक्टर से या रिलेटिव से, उसकी यह ड्यूटी है कि वो फर्निश करेगा कंपनी को पैसा देते टाइम एक डिक्लेरेशन, एक रिटर्न डिक्लेरेशन देगा। उसमें क्या लिखेगा कि ये जो पैसा उसने कंपनी को दिया है इज नॉट गिवन आउट ऑफ द फंड्स एक्वायर्ड बाय हिम, ना तो ये उसने बोरो करके दिया है, ना तो किसी से लोन लेकर, ना किसी और से डिपॉजिट्स लेकर दिया है। एंड सेकंड कंडीशन है कि कंपनी ये डिटेल्स जो है अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगी, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगी। अब एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2। आप मुझे बताना कौन सा डिपॉजिट माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा। मिस्टर आर जो कि जेड लिमिटेड के डायरेक्टर है। मिस्टर आर कौन है? जो कि डायरेक्टर हैं ऑफ जेड लिमिटेड। उनकी वाइफ ने जेड लिमिटेड को 5 लाख रुपए दिए। उनकी वाइफ ने जेड लिमिटेड को 5 लाख रुपए दिए हैं। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये 5 लाख रुपए डिपॉजिट्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। देखा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा और आप लोग वहीं मर जाओगे। तो यहां पर बेटा ये पब्लिक कंपनी है मुझे, और ये रिलेटिव है, यानी रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ने, डायरेक्टर के रिलेटिव ने पब्लिक कंपनी को 5 लाख रुपए दिए। बेटा बेटा सिर्फ प्राइवेट कंपनी, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा ले सकती है, पब्लिक कंपनी नहीं ले सकती। और आधे बच्चे यहीं पर उड़ गए, एग्जाम में भी उड़ जाओगे, ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी अगर डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा ले रही है, डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा ले रही है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। इसे डिपॉजिट माना जाएगा, इसे डिपॉजिट माना जाएगा। और क्योंकि इसे डिपॉजिट माना जाएगा तो कंपनी को यह पैसा लेने के लिए सेक्शन 73 या सेक्शन 76 को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, और भी बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन तो मैंने आज तक कभी नहीं पूछा है, सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा हूं क्योंकि आप मुझे सारे ही कद्दू बच्चे दिख रहे हो इसलिए, ठीक है। मिस्टर आर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ जेड लिमिटेड। मिस्टर आर क्या है? डायरेक्टर है ऑफ जेड लिमिटेड। ये जेड लिमिटेड है, ये वाइफ है ऑफ आर, वाइफ है ऑफ आर, ठीक है, ओके सर। अब वाइफ ऑफ आर ने 5 लाख रुपए गिफ्ट करे, 5 लाख रुपए गिफ्ट करे मिस्टर आर को। कितने लिए? 5 लाख रुपए गिफ्ट करे किसको? मिस्टर आर को। और मिस्टर आर ने ये 5 लाख रुपए जो उसे गिफ्ट मिले हैं ये जमा करा दिए। 5 लाख रुपए आर ने जेड लिमिटेड को 5 लाख रुपए दिए जो उसे अपनी वाइफ से गिफ्ट मिले थे। सवाल यह आता है क्या ये अमाउंट डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यह बड़ा प्यारा सवाल है। क्या अब इस अमाउंट को डिपॉजिट मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो बेटा यहां पर देखो, पब्लिक कंपनी है जेड लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी है।
जेड लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। आर डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी का, आर डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी का, इसने 5 लाख रुपए दिया। अरे भैया डायरेक्टर से पैसे लेने पर वो डिपॉजिट नहीं माना जाता, लेकिन आप जब लिखोगे, जब वो रिटर्न डिक्लेरेशन लिखोगे, तो रिटर्न डिक्लेरेशन में आप क्या लिखते हो कि ये पैसा मैंने किसी से भी लोन लेकर नहीं दिया, किसी से भी बोरो कर नहीं दिया, और किसी से भी ना लोन लेकर दिया, ना बोरो, ना किसी से डिपॉजिट लेकर दिया। क्या यह बात सही कह रहा है मिस्टर आर? क्या यह बात सही कह रहा है? द आंसर इज यस, क्योंकि हमने किसी से लोन वोन थोड़ी लिया है, हमें तो गिफ्ट मिला है ना। गिफ्ट तो मना करा ही नहीं है, गिफ्ट तो मना करा ही नहीं है ना। सिर्फ किसी और से लोन लेकर नहीं देना है, किसी से बोरो कर नहीं देना है, किसी से डिपॉजिट लेकर नहीं देना। भाई गिफ्ट लेकर तो कर सकते हैं, गिफ्ट लेकर तो कर सकते हैं ना। तो यहां पर इसीलिए इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों की रात को नींद आ सके बस इसलिए ले रहा हूं लास्ट एग्जांपल। आर डायरेक्टर ऑफ जेड लिमिटेड, वाइफ ने आर को 5 लाख रुपए का लोन दिया और आर ने वो 5 लाख रुपए कंपनी को दे दिए, आर ने वो 5 लाख रुपए कंपनी को दे दिए, ठीक है। तो यहां पर बताइए 5 लाख रुपए का लोन था, आर ने उन पैसों को जेड लिमिटेड को दे दिया, क्या इसे डिपॉजिट्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यह सवाल है, क्या इसे डिपॉजिट्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो अगेन क्योंकि डायरेक्टर ने यह पैसा लोन लेकर दिया है, तो अब वो रिटर्न डिक्लेरेशन कैसे देगा कि मैंने लोन लेकर नहीं दिया, ये तो लोन लेकर पैसा दे रहा है ना। सो दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, क्योंकि आप गिफ्ट लेकर तो दे सकते हो, लेकिन लोन बोरिंग डिपॉजिट्स करके नहीं ले सकते हो। अब यहां पर हम लोग समरी को अपडेट कर देते हैं। कहां गई बे समरी? अबे बहुत ऊपर चली गई। आइए, यहां पर मुझे पर्सनली लगता है कि हमें 2 पॉइंट बनाने चाहिए। बुक में 1 पॉइंट है बट 2 पॉइंट होने चाहिए ताकि हमें याद रहे। 8th पॉइंट यह होना चाहिए, अमाउंट फ्रॉम डायरेक्टर बाय पब्लिक कंपनी, एक ये होना चाहिए क्योंकि पब्लिक कंपनी सिर्फ डायरेक्टर से ले सकती है। और 9th पॉइंट होना चाहिए, अमाउंट फ्रॉम डायरेक्टर और हिज रिलेटिव बाय प्राइवेट कंपनी। क्या मैं सही कह रहा हूं? मतलब भले ही बुक में 1 पॉइंट है, भले ही बुक में 1 पॉइंट दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से अगर ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें याद रखना है तो प्राइवेट कंपनी का पॉइंट अलग रखना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टर और रिलेटिव दोनों से ले सकती है, और पब्लिक कंपनी का पॉइंट अलग रखना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्टर से ले सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और मेजर क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन और भी प्यारा है और ज्यादा डिस्कशन होगा। सवाल ये आता है कि अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, अगर कंपनी क्या इशू करती है? डिबेंचर्स इशू करती है लोगों को, और डिबेंचर्स इशू करके मान लीजिए कंपनी ने 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, जितना पैसा उठाना था उठा लिया। क्या डिबेंचर्स को इशू करके जो पैसा आता है उसे डिपॉजिट्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यही सबसे मेन केस है, और ये अगर आपने समझ लिया तो आप मान लीजिए कि आप यहां पर डिपॉजिट्स को एक्चुअली में समझ पा रहे हैं, क्योंकि बाकी के पॉइंट्स बहुत इजी थे, बट ये वाला पॉइंट जो है वो एकदम मिक्स एंड मैच है कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है किसी भी पर्सन को और उससे पैसा लेती है, तो ये जो डिबेंचर्स इशू करके पैसा आता है, क्या इसे डिपॉजिट्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? और इसके लिए बेटा, इसके लिए टोटल 1, 2 और 3 बातें बताई गई हैं। कितनी बातें बताई गई हैं? डिबेंचर से रिलेटेड, डिबेंचर्स बोलो, बॉन्ड्स बोलो,
टोटल 3 बातें बताई गई हैं बेटा। कितनी बातें बताई गई हैं? टोटल 3 बातें बताई गई हैं। अब इन बातों को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे समझाना पड़ेगा चार्ज क्या होता है। अब मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, वरना आपको रातों को नींद नहीं आएगी। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? फिर आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज। ठीक है, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये वर्ड यूज हुए हैं। यहां पर देखो ना, ये वर्ड यूज हुए हैं, चार्ज चार्ज करके कुछ लिखा है। और चार्ज तो आपको सिर्फ एक ही बात पता होती है कि फोन चार्ज कैसे होगा, है ना। तो अब मुझे ये समझाना पड़ेगा। वैसे ये जो चार्ज का टॉपिक है ना, ये जो चार्ज का टॉपिक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस करके एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर वही होने वाला है, जिसमें पूरा चैप्टर चार्ज से रिलेटेड ही है। पूरा चैप्टर चार्ज से रिलेटेड है, बट क्योंकि यहां पर वर्ड यूज हुआ है तो हम लोग पहले ही उसे समझ लेते हैं। अब चार्ज को समझने के लिए देख लो, आप समझो, हमें पहले यह समझना था, क्वेश्चन था कि डिबेंचर्स को डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं, और उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ रहा है चार्ज क्या होता है। और चार्ज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मॉर्गेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, और प्लेज क्या होता है। ठीक है, मॉर्गेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, और प्लेज क्या होता है, क्योंकि सारी चीजें चार्ज से इंटरकनेक्टेड है, सारी चीजें चार्ज से रिलेटेड है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मॉर्गेज क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि गुरप्रीत सर को पैसों की जरूरत है। तो गुरप्रीत सर ने क्या किया, गुरप्रीत सर ने बैंक के पास क्या किया, लोन मांगा उनसे। मैंने उनसे 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। और 1 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए मैंने अपने जो मेरा घर है, मेरे हाउस को क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दिया। मेरे हाउस को क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दिया। हाँ, तो घर को क्या कर दिया भैया, मॉर्गेज कर दिया। सो गुरप्रीत सर, बैंक, 1 करोड़ रुपए का लोन। तो यहां पर मॉर्गेज का मतलब होता है जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हो, तो हम उसे बोलते हैं मॉर्गेज। और लॉ यहां पर कहता है जैसे ही आपने अपने घर को मॉर्गेज किया, यहां पर हाउस के अंदर चार्ज क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? चार्ज मतलब राइट क्रिएट हो गया इन फेवर ऑफ बैंक। चार्ज क्रिएट हो गया इन फेवर ऑफ बैंक। और बैंक को यहां पर क्या बोला जाता है? चार्ज होल्डर। क्या बोला जाएगा? चार्ज होल्डर बोला जाएगा। तो यहां पर कोई भी पूछेगा घर किसका है, गुरप्रीत सर का, लेकिन क्या गुरप्रीत सर ने अपने घर पर कोई चार्ज क्रिएट किया है? द आंसर इज यस। गुरप्रीत सर ने अपने घर पर बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट किया है कि कल को अगर गुरप्रीत सर पैसा नहीं दे पाते हैं तो बैंक गुरप्रीत सर की हाउस को क्या कर लेगा, बिकवा कर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो जब आप अपने एसेट्स को गिरवी रख देते हो, उसे बोलते हैं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने एसेट्स पर चार्ज क्रिएट कर दिया है, चार्ज क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट आता है बेटा हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन होता है बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। मान लीजिए कि गुरप्रीत सर को लोन चाहिए, कार खरीदनी थी। तो उन्होंने एक कार खरीदी, मान लीजिए थार। ठीक है, उन्होंने थार परचेज करी और बैंक से क्या लिया, कार लोन लिया। कितने का कार लोन लिया? 10 लाख रुपए का कार लोन लिया थार को परचेज करने के लिए। अब यहां पर मुझे बताइए थार किसके नाम पर होगी? गुरप्रीत सर के नाम पर होगी या बैंक के नाम पर होगी? ये जो थार खरीदी गई है ये किसके नाम पर होगी? ये होगी इन द नेम ऑफ गुरप्रीत सर। गुरप्रीत सर के नाम पर ही ये थार होने वाली है, बैंक के नाम पर नहीं होगी। लेकिन
जब भी आप गाड़ी ऐसे लोन पर खरीदते हो तो उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ओनर का नाम तो गुरप्रीत सर लिखा होगा, लेकिन लिखा होगा हाइपोथिकेटेड टू बैंक। इस बैंक के नाम पर क्या है, हाइपोथिकेटेड है। तो यहां पर गुरप्रीत सर ने क्या किया, थार पे, ये जो सर की कार है, थार में चार्ज क्रिएट कर दिया। किसका चार्ज क्रिएट कर दिया, इन फेवर ऑफ बैंक। इन फेवर ऑफ बैंक, हमने बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया थार के अंदर कि कल को अगर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो वो मेरी थार सेल कर सकते हैं। मुझे बताओ यहां पर कार किसकी पोजीशन में रहेगी, गुरप्रीत सर की पोजीशन में रहेगी कार या बैंक के पास? ये गाड़ी किसके पास खड़ी होगी, ये यहां पर रहेगी इन दी पोजीशन ऑफ, इन दी पोजीशन ऑफ गुरप्रीत सर। गाड़ी किसकी पोजीशन में रहेगी, गुरप्रीत सर की पोजीशन में ये गाड़ी रहने वाली है, गुरप्रीत सर की पोजीशन में। लेकिन भले ही गाड़ी मैं चला रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं, बट चार्ज तो क्रिएटेड है ना इन फेवर ऑफ बैंक। कल को अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो बैंक इस एसेट्स को क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है अपनी उधारी को चुकवाने के लिए, अपना पैसा रिकवर करने के लिए। लास्ट आता है बेटा प्लेज। प्लेज की अगर मैं बात करता हूं, गुरप्रीत सर को बेटा पैसों की जरूरत थी। गुरप्रीत सर गए मुथूट फाइनेंस के पास। किसके पास गए, मुथूट फाइनेंस का ऐड तो आपने देखा ही होगा, टीवी पे बहुत आता है। मुथूट फाइनेंस का मेन बिजनेस है बेटा गोल्ड लोन देना, गोल्ड लोन देना। तो अब मैं मुथूट फाइनेंस के पास जाता हूं और 1 लाख रुपए का लोन लेता हूं और क्या करता हूं भाई, ये देखो ये गोल्ड बैंगल है, ये मैं उतारता हूं। मैं कहा जी ये देखिए उतर भी गया है, ये देखिए। ये मुथूट फाइनेंस को मैं कहता हूं आपने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया है, मैं आपको ये अपना गोल्ड का बैंगल दे रहा हूं, मैं आपको ये गोल्ड का बैंगल दे रहा हूं, प्लेज कर रहा हूं। मैं इस गोल्ड बैंगल को क्या कर रहा हूं, प्लेज कर रहा हूं आपके पास, प्लेज कर रहा हूं। तो प्लेज किसके लिए होता है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। कल को अगर गुरप्रीत सर पैसा नहीं दे पाते तो मुथूट जो फाइनेंस है वो गोल्ड बैंगल को क्या करेगा, सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। अब एक बच्चे को रात को नींद नहीं आएगी कि सर प्लेज और हाइपोथिकेशन में क्या फर्क होता है, आ रहा हूं उस पर, डोंट वरी। प्लेज के केस में अगेन मैं ये कह सकता हूं कि मेरे गोल्ड बैंगल पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा इन फेवर ऑफ चार्ज होल्डर, दैट इज मुथूट फाइनेंस। दिख नहीं रहा है क्या, इधर हो जाता हूं, दैट इज मुथूट फाइनेंस। बट यहां पर मुझे बताइए गोल्ड बैंगल किसकी पोजीशन में रहेगा, इन दी पोजीशन ऑफ मुथूट फाइनेंस। तो यहां पर बेटा हाइपोथिकेशन और प्लेज में मेन डिफरेंस ये है कि हाइपोथिकेशन में आप गुड्स चार्ज होल्डर को नहीं देते, हाइपोथिकेशन में गुड्स आप चार्ज होल्डर को नहीं देते। जैसे थार मेरे पास थी, मैं चला रहा था, लेकिन प्लेज के केस में आप क्या करते हो, अपने जो सामान है वो आप चार्ज होल्डर को पकड़ा देते हो, उसकी पोजीशन में दे देते हो। यानी दोनों सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि गुड्स किसकी पोजीशन में रहेंगे, गुड्स किसकी पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या सबको, यस और नो, यस सर। तो चार्ज क्लियर हो गया। चार्ज का मतलब है, चार्ज का मतलब यहां पर क्या हो गया, चार्ज का मतलब हो गया है सिंपल सा कि आपने अपने एसेट्स में जो राइट है वो किसी और के फेवर में क्रिएट कर दिया, वो किसी और के फेवर में क्रिएट कर दिया। हो सकता है मॉर्गेज से किया हो, हाइपोथिकेशन से किया हो, ये सारी बातें आपको समझ गई हैं। अब आते हैं फर्स्ट चार्ज क्या होता है, सेकंड चार्ज क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये टॉपिक जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास में समझाता, लेकिन ताकि आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आज ही की, मतलब नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक मैंने आज ही कवर करा दिया कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, फिर बाद में मत रोना, बट दोबारा बताना पड़ेगा मुझे वहां पर। क्यों दोबारा बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीधा अरे नया चैप्टर शुरू हो रहा है सर यहां से स्टार्ट कर लूं क्या, फिर मैं कहूंगा चार्ज तो मैंने पिछले पढ़ा नहीं सर दोबारा बता दो ना प्लीज, कद्दू बच्चे। चलिए ओके सर, अब आते हैं फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज क्या होता है। फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज क्या होता है भाई, डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में हम खो गए हैं, चार्ज में चले गए, बताओ। चलिए एक कंपनी है
जिसकी ये रही बैलेंस शीट। दिख रही है क्या आपको कंपनी की बैलेंस शीट? हाँ सर दिख रही है। इस कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल हम ले लेते हैं 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल, 100 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेते हैं, और डिबेंचर्स ले लेते हैं जो इशू हुए थे 2019 में, इशू हुए थे 2019 में, इशू हुए थे 50 करोड़ के, और फिर एक डिबेंचर्स इशू हुए थे 2020 में 50 करोड़ रुपए के। ठीक है। अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अदर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ये कितना ले लें, 200 हो गया, 100 करोड़ रुपए, टोटल कितना हो गया, 300 करोड़ रुपए का टोटल हो गया, 300 करोड़ रुपए का टोटल। कंपनी के पास बिल्डिंग है, कंपनी के पास बिल्डिंग है 80 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग है। कितनी है? 80 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग है। अदर एसेट्स हैं 20 करोड़ के, अदर एसेट्स 20 करोड़ के, और कंपनी को करंट लॉस जो आ रहा है वो आ रहा है 200 करोड़ का। टोटल कितना हो गया? 300 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है। अब ये वाले डिबेंचर्स भी सिक्योर्ड है, हमने बिल्डिंग को सिक्योर्ड रखा है, और ये वाले डिबेंचर्स भी सिक्योर्ड है, हमने बिल्डिंग को सिक्योर्ड रखा है। यानी डिबेंचर्स ने 2019 वाले डिबेंचर्स भी क्या हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, और हमने इन्हें सिक्योरिटी में क्या दी है? अपनी बिल्डिंग सिक्योर्ड रखी है। और 2020 वाले डिबेंचर्स भी क्या हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, इनको भी हमने बिल्डिंग रखी है, सेम बिल्डिंग हमने रखी हुई है। अब क्योंकि दोनों को सेम बिल्डिंग दी है तो भैया क्वेश्चन ये आता है प्रायोरिटी किसे, दोनों सिक्योर्ड है बट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? तो बिल्डिंग पर चार्ज पहले किसका क्रिएट हुआ? क्योंकि ये 2019 में इशू हुए थे तो इनके पास होगा फर्स्ट चार्ज, यानी पहले प्रायोरिटी इन्हें दी जाएगी, और 2020 वालों का होगा सेकंड चार्ज। ठीक है। ओके सर। अब मान लीजिए ये कंपनी को वाइंडिंग अप में चली गई, कंपनी जैसे ही वाइंडिंग अप में जाएगी कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वो बिल्डिंग को सेल करेगा, वो बिल्डिंग को सेल करेगा। मान लीजिए इस बिल्डिंग को सेल करके 80 करोड़ रुपीस आ गए। कितने रुपीस आ गए? 80 करोड़ रुपीस। तो ये पहले इतना तो पक्का है कि पहले पैसा सिक्योर्ड डिबेंचर्स को दिया जाएगा, बट कौन से सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पहले पैसा दिया जाएगा? 2019 वाले सिक्योर्ड डिबेंचर्स को या 2020 वाले? तो लॉ कहता है जिसके पास फर्स्ट चार्ज होगा पहले उसे, जिसके पास सेकंड चार्ज होगा फिर उसे, जिसके पास थर्ड चार्ज होगा फिर उसे। तो यहां पर सबसे पहले किसको मिलेगा? लेस फर्स्ट चार्ज डिबेंचर होल्डर्स, फर्स्ट चार्ज डिबेंचर होल्डर, दैट इज कितना था इनका पैसा? 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए इनका पैसा था। कितना पैसा बच गया? 30 करोड़ रुपीस बचा। अब सेकंड चार्ज होल्डर को, लेस सेकंड चार्ज होल्डर डिबेंचर होल्डर, इनको पैसा देना था 50 करोड़, इनको कितना मिला? 30 करोड़। ये तो बिल्डिंग तो खत्म हो गई, बिल्डिंग तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी क्या हमें सेकंड चार्ज डिबेंचर होल्डर का पैसा देना है या नहीं देना? सारे बच्चे बताओ, क्या अभी भी हमें कुछ पैसा देना है? यस, हमें अभी 2020 डिबेंचर होल्डर्स का 20 करोड़ पेंडिंग है, देना है। लेकिन इनकी सिक्योरिटी तो खत्म हो गई ना, हमने जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी दी थी वो तो सारी खत्म हो गई। तो अब और हमें अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कितना देना है? अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का देना है 100 करोड़ रुपए। लेकिन बिल्डिंग तो है, बिल्डिंग का पैसा सारा खत्म हो गया। अब ये वाले एसेट्स को बेचा जाएगा, अदर एसेट्स को, अदर एसेट्स को बेचकर, अदर एसेट्स को बेचकर 20 करोड़ रुपीस आया। अब ये 20 करोड़ किसको देंगे? देखो यहां पर ना डिबेंचर्स होल्डर की सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने उन्हें सिक्योरिटी में बिल्डिंग दी थी, वो बिल्डिंग बिक चुकी है, बिल्डिंग का सारा पैसा खत्म हो गया। यानी अब इन्हें भी क्या मान लिया जाएगा? इन्हें भी अब एज गुड एज ये क्या बन गए? 20 करोड़ के लिए ये भी क्या बन चुके हैं?
अनसिक्योर्ड बन चुके। सर ये अनसिक्योर्ड कैसे बन गए? अरे जो सिक्योरिटी इन्हें दी थी वो सिक्योरिटी तो खत्म हो गई ना। अगर मैंने मुथूट फाइनेंस को अपना गोल्ड बेंगल दिया था और गोल्ड बेंगल बेचकर अगर उसका पैसा रिकवर नहीं हुआ पूरा, तो बाकी पैसों के लिए तो वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा ना दोस्त। तो अब इस 20 करोड़ में से हम क्या करेंगे, इस प्रपोर्शन में बांट देंगे इन्हें। आप मुझे बता दो कितना आएगा इस 20 करोड़ में से, इंडिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा और अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना मिलेगा, वो बता दो। मेरे पास कैलसी नहीं है, मुझे कैलसी देखना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन करके बता दो या मैं कैलसी लेकर आऊं? बता दो रे, ए बता दो ना यार। तो 20 करोड़ इंटू 20 डिवाइड बाय 120, 20 करोड़ इंटू 20 डिवाइड 100 डिवाइड बाय 120। 4 करोड़ वाले कद्दू बच्चे कहां से आ गए? यहां पर आया 3.33 करोड़ इन्हें मिलेगा, 3.33 करोड़ इन्हें मिलेगा और 20 माइनस 3.33 16.67 करोड़ इन्हें मिलेगा। डन, डन है। यहां तक क्लियर है आपको? फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज कैसा होता है, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज कैसा होता है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज में फिर एक और आगे एक और वर्ड मुझे पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक और टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज परिपासु, परिपासु विद फर्स्ट चार्ज, परिपासु विद फर्स्ट चार्ज। परिपासु का मतलब होता है सेम इज्जत, परिपासु का मतलब क्या होता है, सेम रैंक या सेम इज्जत विद फर्स्ट चार्ज। परिपासु का मतलब होता है सेम रैंक विद फर्स्ट चार्ज, ठीक है। अब इसका कैसे करते हैं इसको समझते हैं। मैं सेम बैलेंस शीट बनाता हूं, सेम बैलेंस शीट। मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़ रुपए के, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़ के, जिसमें डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स है 2019 वाले 50 करोड़ रुपए के, जिसमें डिबेंचर्स हैं 2020 वाले, 2020 वाले 50 करोड़ रुपए के, 50 करोड़ रुपए के, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 100 करोड़ रुपए के, 100 करोड़ रुपए के, टोटल हो गया 300 करोड़। बिल्डिंग है 80 करोड़ की, अदर एसेट्स हैं, अदर एसेट्स हैं 20 करोड़ के, और लॉस है 300 करोड़ का। सर सेम एग्जांपल ले रहे हो, क्यों? सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अब मैं एक छोटा सा डिफरेंस कर दूंगा। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको क्या बोला था कि 2019 वालों के पास फर्स्ट चार्ज था
पिछले एग्जाम्पल में, और 2020 वालों के पास क्या था, सेकंड चार्ज था। यस और नो, यस और नो, यस सर। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और चेंज करके पुराने एग्जाम्पल से चेंज करके मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो 2019 के पास है फर्स्ट चार्ज, और 2020 वालों को भी हमने फर्स्ट चार्ज ही दिया। हमने उन्हें बोला कि हम तुम्हें सेकंड चार्ज नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हें परिपासु, परिपासु मतलब हम तुम्हें भी फर्स्ट चार्ज ही दे रहे हैं, हम तुम्हें भी फर्स्ट चार्ज दे रहे हैं। यानी इस एग्जांपल में 2019 और 2020 दोनों के पास क्या है, बिल्डिंग का फर्स्ट चार्ज है, बिल्डिंग का फर्स्ट चार्ज है। तो अब अगर हम बिल्डिंग सेल करेंगे, अब अगर हम बिल्डिंग सेल करेंगे तो हमें बिल्डिंग सेल करके कितना मिला, 80 करोड़ रुपए मिला। हमें 2019 वालों को देने हैं 50 करोड़ और 2020 को देने हैं 50 करोड़। मुझे बताओ किसको पहले पैसा दिया जाएगा, पहला पैसा किसको दिया जाएगा, पहले पैसा किसको दिया जाएगा? यहां पर बेटा क्योंकि दोनों के पास फर्स्ट चार्ज है, क्योंकि दोनों के पास फर्स्ट चार्ज है, क्योंकि दोनों के पास फर्स्ट चार्ज है मेरे बच्चा, तो यहां पर इस रेशो में बांटा जाएगा। अब पहला दूसरा नहीं होगा, अब पहला दूसरा नहीं होगा, इस रेशो में 50 करोड़ और 50 करोड़ के इक्वल नहीं बांटना है, इक्वल का रट्टा मत लगाओ, इस रेशो में बांटेंगे, मतलब जिस रेशो में इनका अमाउंट है, जिस रेशो में इनका अमाउंट है। हां एग्जाम्पल में अमाउंट इक्वल है वो अलग बात है, बट इस रेशो में बांटा जाएगा। मतलब 2019 वालों को मिलेंगे 40 करोड़ और 2020 वालों को मिलेंगे 40 करोड़। तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कितना पैसा बच गया, 2019 का कितना पैसा बच गया, 2019 का पैसा बच गया, इनका 10 करोड़ रुपए पेंडिंग रह गया और इनका भी 10 करोड़ पेंडिंग रह गया, इनका भी 10 करोड़ पेंडिंग रह गया। संदीप बेटा पार्टली अनसिक्योर्ड हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। मुस्कान बेटा उनका अप्रूवल लेकर ही करा जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर 2019 वाले भी 10 करोड़ के लिए अनसिक्योर्ड बन जाएंगे, 10 करोड़ के लिए अनसिक्योर्ड बन जाएंगे। 2020 वाले भी 10 करोड़ के लिए क्या बन जाएंगे, अनसिक्योर्ड बन जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी तो खत्म हो गई ना, सिक्योरिटी तो खत्म हो गई ना, यस और नो, यस सर। और 2000 और जो 2000 नहीं सॉरी, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के थे, वो 100 करोड़ रुपए के थे, वो तो पहले से ही अनसिक्योर्ड थे, वो तो पहले से ही अनसिक्योर्ड थे। अब हम क्या करेंगे, अदर एसेट्स को बेचेंगे, अदर एसेट्स को बेचेंगे, अदर एसेट्स को, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स को बेचेंगे। कितने का बेचेंगे, 20 करोड़ के अदर एसेट्स बिके, 20 करोड़ रुपए के अदर एसेट्स बिके। सवाल यह आता है 2019 वालों को कितना पैसा मिलेगा, 2020 वालों को कितना पैसा मिलेगा और अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पैसा मिलेगा। बस ये अमाउंट फटाक से निकाल के बता दो तो आपको समझ आ जाएगा कि फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज और फर्स्ट चार्ज परिपासु फर्स्ट चार्ज में क्या फर्क है। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे हिसाब से मैं तो डायरेक्टली बता देता हूं, 3 पॉइंट पिछले का डिवाइड बाय 2 कर दो ना, यहां पे 1.66 आएगा, यहां पर 1.66 आएगा और यहां पर कितना आया था 16.66 आएगा, बस ठीक है। टोटल कर लो, कहीं पे राउंड ऑफ कर देंगे 1 हाँ यहां पे 6-7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रहेगा। चलिए तो यहां पर अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमने पढ़ा नहीं है और मुझे लगता है अब हम पढ़ भी नहीं पाएंगे इस पॉइंट को,
ठीक है, लेकिन फर्स्ट चार्ज हमें क्या होता है वो पता चल गया, और परिपासु फर्स्ट चार्ज क्या होता है वो भी हमें पता चल गया आज की क्लास में। डिबेंचर्स का डिस्कशन रह गया। डिबेंचर्स का डिस्कशन अब हम नहीं कर पाएंगे कि डिबेंचर्स डिपॉजिट्स होता है या नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें फर्स्ट चार्ज का मतलब और परिपासु फर्स्ट चार्ज का मतलब तो पता चल गया। कोई बात नहीं, आज हम डिपॉजिट्स की डेफिनेशन देखा, एक डेफिनेशन भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, एक डेफिनेशन का टारगेट था वो भी हम फेल हो गए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, नोट्स में क्या मैं ऐसा कह दूं, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं ये कह दूं यार कि डिपॉजिट्स की पूरी डेफिनेशन लिख लेना, कल वैसे पूरी हो जाएगी, तो आप नोट्स में पूरी डिपॉजिट्स की डेफिनेशन लिख लेना पूरी। क्यों छोड़नी है, आज आधी आधी आज लिखोगे, आधी कल लिखोगे, अबे पूरी लिख लो ना नोट्स में एक ही बारी में। तो आप ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और अमाउंट नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स वाला पॉइंट अपने नोट्स में पूरा लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, कल तो हम इसे कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, इस समरी को मैं कल पूरा करवाऊंगा, ये जो समरी हमारी बीच में रह गई है ना, क्योंकि डेफिनेशन बीच में रहेगी तो ऑफ कोर्स समरी भी बीच में रह गई। कल हम इसी स्लाइड पे कंटिन्यू करेंगे आगे के पॉइंट्स। ओके, चलिए होमवर्क दे देते हैं राइटिंग प्रैक्टिस का। राइटिंग प्रैक्टिस का होमवर्क दे दीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस का। चलिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन 3 और 4 दिए थे लास्ट में, यस और नो। क्वेश्चन 3 और 4 दिए थे, उसके आगे के दो क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, चैप्टर 3 पीडब्ल्यू बुक। हाँ, और आज शाम 7 बजे, 7 बजे आपकी सेक्शन रिवीजन की वीडियो भी आ जाएगी, जो आप लोग बार बार मांग रहे थे, सेक्शन रिवीजन की वीडियो भी आ जाएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए, बाय बाय।